हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस फॉर स्कूल्स। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। साथ में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम देखनी पड़ेगी। जो थ्योरम आपकी बुक में थ्योरम 1.3 के नाम से है। ठीक है, थ्योरम क्या कह रही है कि अगर p जो है आपका वो एक प्राइम नंबर है, ई लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। अगर p जो है वो a के स्क्वायर को डिवाइड करती है तो p जो है ना वो a को भी डिवाइड करेगी, जहां पर a क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ध्यान से समझिए, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ये p जो है आपका ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और ये किसी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये p क्या है आपका, याद रखिएगा, प्राइम नंबर है, इसके अलावा और कोई नंबर पे लागू नहीं होगा। ये क्या है आपका p प्राइम नंबर है, ये a स्क्वायर क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर p किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये थियरम ये कहती है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा। तो इस थियरम का कहने का मतलब ये है, और p जो है ना वो प्राइम नंबर होना चाहिए। चलो अभी हम एक एग्जांपल देके इसको चेक करते हैं। अगर सपोज p हमारा 5 है, ठीक है, तो 5 क्या हो गया हमारा, 5 हमारा हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, 5 प्राइम नंबर में आता है, और a के स्क्वायर की जगह हम 15 लेते हैं a की जगह और उसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये प्राइम नंबर है, इसको मैं सॉल्व करने के लिए मिटा रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5, ये 2 2 5 हो जाएगा, और 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, मतलब 45। मतलब 5 जो है वो p की जगह पे आ गया, 15 जो है वो a की जगह पर आ गया। अब चलो हम देखते हैं कि ये a की जो वैल्यू है, अगर हम 5 ही लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 15 है, तो अगर यहाँ पर हम सिर्फ 15 लेते हैं ये थ्योरम चेक करने के लिए 15, और p की जगह 5 है, तो देखते हैं कि इस थ्योरम के हिसाब से अगर क्या p ने, ये अपना क्या था, p ने इसको किया, p ने a के स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो क्या जो p है वो a को डिवाइड कर पाएगा कि नहीं, चेक करते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये इसने ये चीज़ को प्रूव कर दिया है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार बता देता हूँ, कहने का थियरम का मतलब यही है कि p जो हमारा कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है ना वो a को भी करेगा। मतलब a के स्क्वायर को कर रहा है तो एक a को भी करेगा। तो a के स्क्वायर की जगह मैंने a की जगह 15 ले लिया, 15 का स्क्वायर, और p की जगह मैंने 5 ले लिया। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 45। मतलब ये वाला जो टर्म था, ये वाला टर्म, ये आपका यहाँ पर प्रूव किया मैंने। ठीक है, अब ये वाला हम देखेंगे, हमने a की वैल्यू क्या ली थी 15 रखा, और p जो है वो हमारा 5 ही है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो आ गया 3। मतलब ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो ये आपकी जस्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ये थियरम जो है ऐसा कहना चाह रही है। ठीक है, याद रखिएगा p हमेशा प्राइम होगा, प्राइम नंबर होगा। अब होपफुली आपको इंटीजर्स के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीजर के टर्म, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें इंटीजर्स का भी है थोड़ा रोल, तो उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। इंटीजर क्या है, कोई ऐसा नंबर जो है ना कैन बी रिटर्न विदाउट फ्रैक्शन, मतलब बिना फ्रैक्शन का जब कोई नंबर लिखा जाता है ना तो वो इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी है, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे क्या है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, अब लेकिन अगर कोई बोले कि भाई 3/4 है, 5/4 है,
ये सब है इंटीजर, तो बोले नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है आप सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा। अगर 1.45 कोई बोले कि फ्रैक्शन है और 1.45 नंबर सपोज आपने लिखा 1.45, कोई बोले ये इंटीजर है, तो नहीं, ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप का ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम विदाउट फ्रैक्शन लिख सकें वो इंटीजर होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर जो होता है वो पेयर ऑफ नंबर्स होती है दैट डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब दो नंबर का पेयर होती है, मतलब पेयर होती है नंबरों की जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता सिवाय एक के। जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल जो लिया है 4 और 5, इसकी अगर मैं बात करूं तो 4 का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 का फैक्टर अगर मैं लिखूं तो 1 और 4 है या फिर 2 है, और 5 का या तो 1 है या तो 5 है। तो आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। ठीक है, मतलब को प्राइम नंबर ऐसे नंबरों की पेयर होती है जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मैंने आपको जो चीज़ समझाया ये आगे के सम जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें इसकी जरूरत लगेगी, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे का सब हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का जो है प्रूव दैट √5 इज ए रेशनल नंबर, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब √5 जो है वो इरेशनल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है √5 इरेशनल नंबर है बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है, इसका विरोधाभास मतलब वी कॉन्ट्ररी लेके उल्टा करेंगे कि भाई नहीं हम इसको मान रहे हैं कि ये रेशनल नंबर है। जब हमें इसे रेशनल नंबर मानेंगे इस क्वेश्चन में, तो जब हम उसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसी कंडीशन आएगी जो रेशनल नंबर के लिए जो चीज़ चाहिए उस चीज़ को प्रूव नहीं कर रही होगी, तो उस टाइम ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो इसको आराम से समझते हैं। हमने जैसे मैंने आपको बोला सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट टू द contrary that √5 is a rational number. इज अ रेशनल नंबर कि हमने माना है, कॉन्ट्री मतलब ये हम अज्यूम कर रहे हैं विरोधाभास के सब, मतलब उल्टा, मतलब जो चीज़ है नहीं उसको मान रहे हैं कि नहीं भाई कि √5 जो है वो हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमने मान लिया, और जब √5 हमने अपना रेशनल नंबर मान लिया तो हम √5 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे वेयर P and Q are integers, P and Q are integers and Q is not is equal to 0। ठीक है, एंड एक चीज़ और लिख देते हैं, एंड P and Q are co-prime नंबर। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि जो मैं P/Q के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि √5 अगर हमने रेशनल माना है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q जो है वो क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर होने की पहली टर्म, Q नॉट इज इक्वल टू 0 रेशनल नंबर होने की दूसरी कंडीशन है, एंड P एंड Q जो है ना दे आर को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको ऊपर जस्ट समझाया है कि ये क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर जो है ना वो 1 के अलावा और कोई नहीं होता है। ठीक है, अब इस फॉर्म को हम आगे सॉल्व करें तो आप आगे देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ द साइड स्क्वायर करने पे √5 का स्क्वायर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, P/Q का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा P/Q, P का स्क्वायर एंड Q का स्क्वायर। फर्दर मैं Q को इस साइड ले जाऊंगा, 5
क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर एंड क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ये चीज़ आ गई। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता था, 5 यहाँ ले जाके क्यू को वहाँ पे, लेकिन अब समझाने के लिए कैसे क्या हुआ है, ठीक है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने लिखा है। क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर 5। अब यहाँ पर जो समझना है आप लोगों को, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमने यहाँ पे ये वाली टर्म मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर पी का स्क्वायर अपॉन 5 जो ये टर्म है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो मेरा क्यू का स्क्वायर है, क्यू क्या है मेरा, इंटीजर है, क्यू का स्क्वायर भी मेरा क्या होगा, इंटीजर होगा, ठीक है। अगर क्यू के स्क्वायर इंटीजर के बराबर में मैंने कोई चीज़ यहाँ पर जब प्रूव हुई है, क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर अपॉन 5 है, तो ये वाली टर्म भी इंटीजर होगी क्योंकि क्यू के बराबर में है, जो खुद एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अब इंटीजर की जो डेफिनेशन है कि इंटीजर टर्म तभी होती है जब वो मतलब -3 -2 -1 मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। अगर आप 5 में पी के स्क्वायर को 5 से अगर आप मतलब 5 से डिवीजन दे रहे हैं पी के स्क्वायर में आप, ठीक है, तो पी की कोई एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे इसका जो रिजल्ट आएगा वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। अब फ्रैक्शन में नहीं आएगा इसका मतलब ये हुआ कि 5 को जब मैं पी के स्क्वायर से मतलब डिवाइड करूँगा मैं, तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइड हो जाएगा तो ही इसका रिजल्ट जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ से मैं कह सकता हूँ कि 5 जो है वो पी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 जो है वो पी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। एक बार वापस से सुन लीजिए, मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ कि मैंने इंटीजर की जो कंडीशन आप लोगों को बताई थी कि इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको ऊपर बताया कि क्यू का स्क्वायर जो है, क्यू इंटीजर है तो क्यू का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसके बराबर में पी का स्क्वायर अपॉन 5 लिखा है, तो ये भी पूरा का पूरा टर्म इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर है बच्चों, तो इसका मतलब इंटीजर की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आती नहीं है, तो p की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसको हम जब हम उसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ एक वैल्यू आएगी यहाँ पर जो फ्रैक्शन में नहीं होगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी इसका मतलब यही हुआ कि 5 जो है वो पी के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से बच्चों हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। इस पॉइंट से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब जो मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर p जो p का स्क्वायर है, जो अगर p जो है अगर वो प्राइम नंबर है और p जो है ना वो a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p a को भी करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ देख लीजिए आप लोग कि p5 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अगर वो p के स्क्वायर को क्या नाम है डिवाइड कर रहा है तो p को भी करेगा। ये थियरम इसी चीज़ के लिए बच्चों मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि p का स्क्वायर अगर 5 को डिवाइड कर रहा है तो मैं लिखूंगा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अब ये एक चीज़ हमें मिल गई, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ लिखेंगे बच्चों उसको ध्यान से देखिएगा, ये p अपॉन 5 है, p अपॉन 5 है, तो p भी जब 5 को डिविजिबल करेगा तो कोई एक इंटीजर आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है p स्क्वायर अपॉन 5 कर रहा है तो कुछ इंटीजर आ रहा है, तो फिर थ्योरम के हिसाब से p और 5 जब कुछ मतलब p में जब 5 से हम डिवाइड देंगे तो भी कुछ इंटीजर आएगा, ठीक है। अब इसका हम आगे यूज़ करेंगे। आगे के पेज में हम लिखते हैं कि जो p अपॉन 5 है, ठीक है, ये जब
p को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें सपोज कुछ इंटीजर मिलेगा, उसका हमने r नाम लिख दिया, ठीक है, उसका हमने r नाम लिख दिया। अब p इज इक्वल टू 5r हम लिख सकते हैं, ठीक है, p इज इक्वल टू 5r। अब हम स्क्वायर बोथ द साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, p का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5r का स्क्वायर, ठीक है, p का स्क्वायर और यहाँ पे 5r का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25r का स्क्वायर, ठीक है, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25r का स्क्वायर। अब ये जो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25r का स्क्वायर है, इसकी r का स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है ना बच्चों, वो हम किस में रख देंगे, ये जो आपकी टर्म थी अभी हमने ऊपर सॉल्व की थी, इसको चलो हम 1 रख देते हैं, 1 इसके टर्म का लिख देते हैं, तो ये p के स्क्वायर की जगह पे आपको जो मिला है r के टर्म्स में वो हम रख देंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ p स्क्वायर इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, 5, इक्वेशन 1 थी बच्चों 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब हमारे पास जो है p के स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं लिखूंगा 5q का स्क्वायर, p के स्क्वायर की जगह ये रही 25r का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूंगा बच्चों, तो r का स्क्वायर इस साइड ले लिया मैंने, 25 को वहां जाने दिया, तो 5 इंटू 25 q का स्क्वायर, 5 इंटू 25 q का स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया r का स्क्वायर इज इक्वल टू q का स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, वेयर r इज इंटीजर, वेयर r इज सम इंटीजर, ठीक है बच्चों। टेंशन मत लेना, मैं समझाने के बाद आपको दोबारा से ब्रीफ दूंगा, जिससे आपको तुरंत पता चलेगा ये सब क्यों किया जा रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये जो पुरानी कंडीशन थी ये वाली, ठीक है, जो p के जो q के जो p स्क्वायर अपॉन 5 के लिए q स्क्वायर के लिए थी, सेम बच्चों अब ये चीज़ यहाँ बन गई है, ठीक है। तो जैसे कि वापस से मैं आपको सेम चीज़ समझा देता हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। r का स्क्वायर क्या है बच्चों, हमारा r इंटीजर है तो r का स्क्वायर इंटीजर हुआ, ठीक है। r का स्क्वायर बराबर में q का स्क्वायर अपॉन 5 है, तो बच्चों ये जो पूरी टर्म हुई ये क्या हुई, ये भी इंटीजर हुई। अब ये इंटीजर है बच्चों, तो इंटीजर की वैल्यू फ्रैक्शन में कभी नहीं आती है, q का स्क्वायर अपॉन 5 की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब यही हुआ कि 5 जो है वो q के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 5 जो है वो q के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए बच्चों हम लिख सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो जो बच्चों अब हमारी थियरम थी कि अगर क्या नाम है a का स्क्वायर p जो है a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, तो वही चीज़ यहाँ वापस यूज हो रही है कि q के स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो बच्चों अब जो देखने वाली बात है कि हमने यहाँ पे देखा कि p जो है p अपॉन q जो है p भी 5 से डिविजिबल है, यहाँ पर लिखा है q भी 5 से डिविजिबल है, जो चीज़ हमारे पास प्रूव आया है। तो मतलब p और q के जो है ना वो 1 के अलावा एक और फैक्टर है जो 5 है,
जबकि रेशनल नंबर होने के लिए उसका खाली एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो 1 होना चाहिए, लेकिन इसके तो भाई दो फैक्टर हो गए कि 1 और 5, इसके तो 2 फैक्टर हो गए। जबकि रेशनल नंबर में जो पी और क्यू हमने लिया है, जिस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसके कॉमन फैक्टर जो है ना वो एक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ये गलती हुई क्यों? क्योंकि हमने इरेशनल को रेशनल मान के हम प्रूव कर रहे थे, लेकिन जब वो नंबर ही इरेशनल है बच्चों तो इरेशनल ही रिजल्ट आने वाला है। तो अब हम लिखेंगे नाउ P and Q are divisible by 5, so P upon Q is not a rational number, is not a rational number। अब ये रेशनल नंबर नहीं है। अब लेकिन ये चीज़ हुई क्यों? क्योंकि हमने पहले ही जो इरेशनल रहा उसको इरेशनल मानने की हमने गलती की, ठीक है। जबकि जब हमने सॉल्व किया तो भाई वो इरेशनल ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन बिकॉज ऑफ our incorrect assumption, because of our incorrect assumption that under root 5 is a rational number। Under root 5 is a rational number, so we conclude under root 5 is a irrational number। ठीक है बच्चों, मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि ये जो दिस कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट जो हुआ है किस वजह से हुआ है? क्योंकि जो हमारा इनकरेक्ट, हमारा एजम्पशन ही हमने गलत किया था कि भाई अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। हमारा एजम्पशन ही गलत था, इसके लिए कॉन्ट्राडिक्शन आया, ठीक है। तो इसलिए अब हमने कंक्लूड कर लिया कि अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर है, ठीक है। बच्चों एक बार आपको क्विकली मैं बता देता हूँ कि इसमें हमने किया क्या, ठीक है। सबसे पहले अंडर रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने उसमें क्या किया, हमने उसको सबसे पहले विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लेके उसको हमने लिखा कि नहीं भाई ये तो रेशनल है, ठीक है। अब रेशनल होने की जो टर्म थी वो क्या थी कि रेशनल को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता था, तो अंडर रूट 5 को हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। जहाँ पर P और Q क्या थे, वो इंटीजर थे, Q की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और P और Q जो है वो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर उनका HCF 1 है। ये जो तीनों चीज़ थी वो क्या थी, रेशनल नंबर होने की कंडीशन। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारा एक टर्म आया Q का स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर अपॉन 5। अब जब Q का स्क्वायर जो इंटीजर है वो किसके बराबर है, P का स्क्वायर अपॉन 5 के, तो P का स्क्वायर अपॉन 5 भी एक इंटीजर होगा। अब P का स्क्वायर अपॉन 5 अगर एक इंटीजर है तो 5 जो है ना वो P को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी रिजल्ट में एक इंटीजर मतलब जो आउटपुट में एक इंटीजर आ सकता है। इसलिए इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो P के स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब P के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P को भी डिवाइड करेगा। ये कैसे आया बच्चों, ये आया इस थियरम से, ठीक है, कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड A। जहां पर जो 5 है ना बच्चों, मतलब थियरम के हिसाब से P वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज़ हो गया कि भाई P जो है ना 5 से डिविजिबल है। फिर हमने क्या किया बच्चों, P अपॉन 5 हमने कहाँ से लिखा, जब P का स्क्वायर अपॉन 5 जो है तो P स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो P अपॉन 5 P भी 5 से डिविजिबल होगा, तो वहाँ से हमने बच्चों P अपॉन 5 लिया। तो P अपॉन 5 का कुछ एक रिजल्ट आ सकता है, मतलब P जब 5 को डिवाइड करेगा, मतलब जब P जो है 5 से हम उसको डिवाइड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, उसको हमने R मान लिया, ठीक है। अब जब हमने R मान लिया तो वहाँ पर R क्या है, हमारा सम इंटीजर है, समझे ना बच्चे। P अपॉन 5 जो है जब हम P को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट को हमने R मान लिया, ठीक है। R क्या है, इंटीजर है। अब फिर से हमने टर्म को रीअरेंज किया बच्चों,
और वापस से सॉल्व करते हुए r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर अपॉन 5 आया। ठीक है, अब वापस से सेम फॉर्मूला, r का स्क्वायर क्या है बच्चों, इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर हुआ, ये इंटीजर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू का स्क्वायर जो है ना 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो क्यू का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो क्यू भी 5 से डिविजिबल है, तो p और q हमने पता लगाया कि भाई ये दोनों क्या है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो p जब 5 से डिविजिबल है तो भाई रेशनल नंबर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर होने की जो टर्म्स है p अपॉन q जो है वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या है, उनका HCF1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भाई 5 भी एक नंबर है जो उनका कॉमन है, 5 भी एक फैक्टर है, तो इसलिए p एंड q इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये हमने प्रूव किया। अब रेशनल नंबर नहीं ऐसा क्यों आया, क्योंकि हमने पहले से माना ही गलत था, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज्ड बिकॉज इनकरेक्ट एजम्पशन, हमारा एजम्पशन इनकरेक्ट था कि √5 जो है ना वो हमारा क्या है बच्चों, रेशनल नंबर है। सो कंक्लूड दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। तो होपफुली बच्चों आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बच्चों जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसी टाइप का कहा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब बच्चों इसके अंदर हम कैसे करेंगे कि इसको भी हम सेम, इरेशनल पूछा है तो पहले मानेंगे नहीं भाई ये तो रेशनल है। ठीक है, रेशनल मानने के बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई एंड में कंडीशन क्या क्या आती है। ठीक है, तो क्या हम करेंगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, लेट अस assume to the contrary that 3 + 2 √5 is rational। हमने क्या माना, 3 + 2 √5 जो है ना वो रेशनल है, दैट इज we can find coprime A and B where B is not is equal to 0 such that 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A अपॉन B। अब मैंने क्या लिखा बच्चों, सबसे पहले मैंने माना कि 3 + 2 √5 जो है ना वो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और बता दूं कि अगर 5 तो हम √5 तो हमें पता है कि वो इरेशनल है, अगर आप इरेशनल में रेशनल भी जोड़ेंगे जो 3 है यहाँ पर, तो रिजल्ट जो आएगा बच्चों वो इरेशनल ही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए 3 + 2 √5 जो है ना पहले से इरेशनल है, वो हमें पता है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको कि इरेशनल और रेशनल मिलाने पे भी इरेशनल ही आएगा, इसलिए ये जो पूरी टर्म है ये इरेशनल है। ठीक है, अब मैंने जैसा आपको बताया कि ये 3 + 2 √5 को अगर हमने रेशनल मान लिया है तो इसे A अपॉन B के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर A और B क्या है, वो हमारा इंटीजर है और वो कोप्राइम भी है, कोप्राइम A एंड B। ठीक है, और B की वैल्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि जो अगर रेशनल नंबर है तो उसे A अपॉन B के फॉर्म में लिखते हैं जहाँ B की वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, A B 3 को हम इस साइड लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 अपॉन √5। समझ गया ना बच्चे, मैंने इसको पहले यहाँ पे लिख दिया है, 3 को उस साइड ले गया तो -3 हो गया और 2 √5 ये यहीं का यहीं रखा हुआ है, और इसको जो है ये पूरी टर्म को उठा के मैं इस साइड ले आया हूँ, तो A अपॉन B -3 ये चीज़ हो गया है। ठीक है, तो A अपॉन B -3 इज इक्वल टू 2 √5। अब मैं इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ A B हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3B हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 √5। ठीक है, अब 2 को भी हम इस साइड ले आते हैं, 2 को भी हम ये 2 को हम इस साइड ले आएंगे तो हमारा हो जाएगा A
-3b इज इक्वल टू 2 को यहाँ लाऊंगा बच्चों, तो ये 2b हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, √5। तो अब ये जो टर्म है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिंस इनमें जो टर्म यूज हुई है a एंड b आर इंटीजर्स, a and b are integers and a minus 3b upon 2b is the rational number, is rational number। इनमें a और b इंटीजर है और इंटीजर का आप डिवीजन करो, माइनस सबसेक्शन करो, एडिशन करो, कुछ भी करो ना, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी एक इंटीजर ही रहेगी। ठीक है, तो a -3b अपॉन 2b जो है ना हमारा, वो हमारा एक रेशनल नंबर है और a और b इंटीजर है। अब जब हमने बच्चों इस पूरी टर्म को इंटीजर मान लिया है, ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, इंटीजर हो गई, जैसे कि हमने देखा ये इंटीजर हो गई। अब इसके ये पूरी जो टर्म है बच्चों, इसमें और b जो इंटीजर है और ये a -3b अपॉन 2b जो है ना, ये हमारा रेशनल हो गया। ठीक है, ये रेशनल हो गया, तो इसके बराबर में क्या लिखा है बच्चों हमने, √5। तो जब बराबर में लिखा है तो ये भी रेशनल हो गया। ठीक है, सो √5 इज रेशनल नंबर। अभी हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि इसके रेशनल नंबर के बराबर में √5 है, तो अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है। बट लेकिन हम जानते हैं कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल मतलब भाई इसके बराबर में है तो हमें पता चल गया कि यहाँ रेशनल है, इस इक्वेशन के हिसाब से तो रेशनल बन गया। लेकिन हमें पता है, अभी इससे पिछले सम में हमने सॉल्व किया कि √5 जो है वो इरेशनल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज आर इरेशनल। लेकिन ये हमें पता है कि √5 तो इरेशनल है, तो आगे हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of this contradiction has arisen because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। मतलब ये क्यों हुआ भाई, कि हमने assumption ही पहले कर लिया था कि नहीं ये तो रेशनल नंबर है। इनकरेक्ट assumption दैट 3 + 2√5 इज रेशनल। इनकरेक्ट assumption दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं आपको वापस से फटाक से बता देता हूँ कि सपोज मुझे क्या प्रूव करना था, 3 + 2√5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर है तो जैसे हमने पिछले सम में किया था कि नहीं, पहले हम इसे रेशनल मान लेंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी दैट हमने एज्यूम किया कि ये जो है वो क्या है, हमारा रेशनल है। ठीक है, जहाँ पर वी कैन फाइंड, हमने ए और बी दो इंटीजर लिए जो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, उनका HCF जो है वो 1 के अलावा और कोई नहीं होता। ठीक है, और b इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन किसकी हो गई, रेशनल नंबर बनाने की। अब जब रेशनल नंबर हमने मान लिया है तो 3 + 2√5 इसको रेशनल माना है, तो इसे a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं बच्चों। अब मैंने टर्म को रीअरेंज किया, a/b 3 को इस तरह लाया तो माइनस हो गया और यहाँ पे बचा 2√5। ठीक है, वापस से b हमारा LCM आ गया, यहाँ पे 3b आ गया, 2√5 और ये 2 जो था इस साइड ले आया, तो a - 3b 2b/2b इज इक्वल टू √5। अब a और b इंटीजर हैं, तो इंटीजर का हम चाहे सब्सट्रैक्शन करें, एडिशन करें, डिवीजन करें, तो वो जो टर्म रहता है वो क्या नाम है हमारा, इंटीजर ही रहता है। तो इंटीजर जो है वो हमारे रेशनल नंबर के अंडर में आता है, तो इसलिए a - 3b/2b जो है ना वो रेशनल है।
ठीक है। अगर वो रेशनल है तो उसके साथ में इज इक्वल टू में अंडर रूट 5 जो हमें इक्वेशन में से आई है तो इज इक्वल टू में है, तो मतलब अंडर रूट 5 भी क्या नाम है रेशनल होगा। लेकिन हमको पता है कि अंडर रूट 5 जो है वो तो इरेशनल है, ठीक है, ये हमें पहले से पता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है ए और बी इंटीजर हैं, a माइनस 3b जो रेशनल नंबर है हमारा, ठीक है। सो अंडर रूट 5 इज रेशनल क्योंकि उसके बराबर में लिखा है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल, ठीक है। लेकिन अभी हुआ क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही द कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज रेशनल। मतलब हमारा एजम्पशन ही जो इनकरेक्ट था कि 3 अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है। ये कॉन्ट्राडिक्शन इस वजह से आया कि इनकरेक्ट एजम्पशन 3 + 2 अंडर रूट 5 जो है वो रेशनल है। तो बच्चों होपफुली आपको ये दोनों के दोनों सम जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सम समझ में नहीं आया हो या कोई भी इशू आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको हम और भी अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए जिससे कि वो भी नॉलेज फ्री में नॉलेज ले सकें, उनका मैथ्स इम्प्रूव हो सके। धन्यवाद।